सच्चाई आखिर क्यों मां नहीं बनना चाहती थी सिमरन। पड़ोस में आते ही अशोक दंपति ने 9 वर्षीय सपना को अपने 5 वर्षीय बेटे सचिन की दीदी बना दिया था। तुम सचिन की बड़ी दीदी हो, इसलिए तुम ही इसके आसपास के बच्चों से दोस्ती कराना और स्कूल में भी इसका ध्यान रखा करना। सपना को भी गोल-मटोल सचिन अच्छा लगा था। उसकी मम्मी तो यह कहकर कि गिरा देगी, छोटे भाई को गोद में भी नहीं उठाने देती थी। समय बीतता रहा, दोनों परिवारों में और बच्चे भी आ गए, मगर सपना और सचिन का स्नेह एक दूसरे के प्रति वैसा ही रहा। सचिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मणिपाल चला गया। सपना को अपने ही शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। फिर एक सहपाठी से शादी के बाद वह स्थानीय अस्पताल में काम करने लगी थी। हालांकि सचिन के पापा का वहां से तबादला हो चुका था, फिर भी वह मौका मिलते ही सपना से मिलने आ जाता था। सऊदी अरब में नौकरी पर जाने के बाद भी उसने फोन और ईमेल द्वारा संपर्क बनाए रखा। इसी बीच सपना और उसके पति सलील को भी विदेश जाने का मौका मिल गया। जब वे लौट कर आए तो सचिन भी सऊदी अरब से लौटकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहा था। बहुत दिन लगा दिए लौटने में दीदी। मैं तो यहां इस आस से आया था कि यहां आप अपनी मिल जाएंगी। मम्मी पापा तो जबलपुर में ही बस गए हैं और आप भी यहां से चली गई। इतने साल सऊदी अरब में अकेला रहा और फिर यहां भी कोई अपना नहीं। बेजार हो गया हूं अकेलेपन से, सचिन ने शिकायत की। कुनारों की तो साथीन ही बेजारी है साले साहब। सलील हंसा। ढलती जवानी में अकेलेपन का स्थायी इलाज शादी है। सलील का कहना ठीक है सचिन, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? सपना ने पूछा। सऊदी अरब में और फिर यहां अकेले रहते हुए शादी कैसे करता दीदी? खैर, अब आप आ गई हैं तो लगता है शादी हो ही जाएगी। लगने वाली क्या बात है, शादी तो अब होनी ही चाहिए। और यहां अकेले का क्या मतलब हुआ? शादी जबलपुर में करवाकर यहां आकर रिसेप्शन दे देता। किसी होटल में जबलपुर वाले मेरी उम्र की वजह से न अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढ पा रहे हैं और न ही मेरी पसंद को पसंद कर रहे हैं, सचिन ने हताश स्वर में कहा। अब आप समझा सको तो मम्मी पापा को समझाओ या फिर स्वयं ही बड़ी बहन की तरह यह जिम्मेदारी निभा दो। मगर चाची चाचा जी को ऐतराज क्यों है? तेरी पसंद विजातीय या पहले से शादीशुदा बाल बच्चों वाली है? सपना ने पूछा। नहीं दीदी, स्वजातीय और अविवाहित है और उसे भविष्य में भी संतान नहीं चाहिए। यही बात मम्मी पापा को मंजूर नहीं है। मगर उसे संतान क्यों नहीं चाहिए और अभी तक वह अविवाहित क्यों है? सपना ने शंकित स्वर में पूछा। क्योंकि सिमरन इकलौती संतान है। उसने पढ़ाई पूरी की ही थी कि पिता को कैंसर हो गया और फिर मां को लकवा। बहुत इलाज के बाद भी दोनों को ही बचा नहीं सकी। मेरे साथ ही पढ़ती थी मणिपाल में और अब काम भी करती है। मुझसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन अपनी संतान न होने वाली शर्त के साथ। मगर उसकी यह शर्त या जिद क्यों है, यह मैंने नहीं पूछा, ना पूछूंगा। वह बताना तो चाहती थी, मगर मुझे उसके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उसे सुखद भविष्य देना चाहता हूं। उसने मुझे बताया था कि माता पिता के इलाज के लिए पैसा कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए कभी किसी से या स्वयं से लज्जित होना पड़े। शर्त की कोई अनैतिक वजह नहीं है और वैसे भी दीदी, प्यार का यह मतलब यह तो नहीं है कि उसमें आपकी प्राइवेसी ही ना रहे। मेरे बच्चे होने ना होने से मम्मी पापा को क्या फर्क पड़ता है? जतिन और श्रेया ने बना तो दिया है उन्हें, दादा दादी और नाना नानी। फूल फल तो रही है उनकी वंशवेल। फिर कुछ हिचकते हुए बोला, और फिर गोद लेने या सैरोगेसी का विकल्प तो है ही। इस विषय में बात की सिमरन से? सलील ने पूछा। उसी ने यह सुझाव दिया था कि अगर घर वालों को तुम्हारा ही बच्चा चाहिए तो सैरोगेसी द्वारा दिलवा दो, मुझे ऐतराज नहीं होगा। इसके बावजूद मम्मी पापा नहीं मान रहे। आप कुछ करिए ना, सचिन ने कहा। आप जानती हैं दीदी, प्यार अंधा होता है और खासकर बड़ी उम्र का प्यार पहला ही नहीं अंतिम भी होता है। सिमरन का भी पहला प्यार ही है? सपना ने पूछा। सचिन ने सहमति में सिर हिलाया। हां दीदी, पसंद तो हम एक दूसरे को पहली नजर से ही करने लगे थे, पर संयम और शालीनता से। सोचा था पढ़ाई खत्म करने के बाद सबको बताएंगे,
लेकिन उससे पहले ही उसके पापा बीमार हो गए और सिमरन ने मुंह से संपर्क तक रखने से इनकार कर दिया। मगर यहां रहते हुए तो यह मुमकिन नहीं था। अतः मैं सऊदी अरब चला गया। एक दोस्त से सिमरन के माता पिता के न रहने की खबर सुनकर उसी की कंपनी में नौकरी लगने के बाद ही वापस आया हूं। ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारी मदद करनी ही होगी साले साहब। जब तक अपना नर्सिंग होम नहीं खुलता तब तक तुम्हारे पास समय है सपना। उस समय का सदुपयोग तुम सचिन की शादी करवाने में करो। सलील ने कहा, ठीक है, आज फोन पर बात करूंगी चाची जी से, और जरूरत पड़ी तो जबलपुर भी चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सचिन मुझे सिमरन से तो मिलवा। सपना ने कहा, आज तो देर हो गई है, कल ले चलूंगा आपको उसके घर, मगर उससे पहले आप मम्मी से बात कर लेना, कहकर सचिन चला गया। सपना ने अशोक दंपति को फोन किया। कमाल है सपना, तुझे डॉक्टर होकर भी इस रिश्ते से ऐतराज नहीं है? तुझे नहीं लगता ऐसी शर्त रखने वाली लड़की जरूर किसी मानसिक या शारीरिक रोग से ग्रस्त होगी? चाची के इस प्रश्न से सपना सकते में आ गई। बातचीत शुरू कर दी। यह सुनकर कि सचिन ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा है, सपना उस शाम सिमरन के घर चली गई। उसका घर बहुत ही सुंदर था। लगता था बनवाने वाले ने बहुत ही शौक से बनवाया था। बहुत अच्छा किया तुमने यह घर न बेचकर सिमरन। जाहिर है शादी के बाद भी यहीं रहना चाहोगी। सचिन तैयार है इसके लिए? सचिन तो बगैर किसी शर्त के मेरी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन मैं बगैर उसके मम्मी पापा की रजामंदी के शादी नहीं कर सकती। मां बाप से उनके बेटे को विमुख कभी नहीं करूंगी। प्रेम तो विवेकहीन और अव्यावहारिक होता है दीदी। उसके लिए सचिन को अपनों को नहीं छोड़ने दूंगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है सिमरन। चाचा चाची जी यानी सचिन के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें ठीक से समझाया जाए, यानी तुम्हारी शर्त का कारण बताया जाए, तो वे भी सहर्ष मान जाएंगे। लेकिन सचिन ने उन्हें कारण बताया ही नहीं है। बताता तो तब न जब उसे खुद मालूम होता। मैंने उसे कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन वह सुनना ही नहीं चाहता। कहता है कि जब मेरे साथ हो तो भविष्य के सुनहरे सपने देखो, अतीत की बात मत करो। मुझे भी अतीत याद रखने का कोई शौक नहीं है दीदी, मगर अतीत से या जीवन से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके साथ जीना मजबूरी होती है। अगर चाहो तो उस मजबूरी को मुझसे बांट सकती हो सिमरन। सपना ने धीरे से कहा, मैं भी यही सोच रही थी दीदी। सिमरन ने जैसे राहत की सांस ली। अक्सर देर से जाने और बार बार छुट्टी लेने के कारण न नौकरी पर ध्यान दे पा रही थी, न पापा के इलाज पर। अतः मैं नौकरी छोड़कर पापा को इलाज के लिए मुंबई ले गई थी। वहां पैसा कमाने के लिए वैक्यूम क्लीनर बेचने से लेकर अस्पताल की कैंटीन, साफ सफाई और बेबी सिटिंग तक के सभी काम लिए। फिर मम्मी पापा के ऐतराज के बावजूद पैसा कमाने के लिए 2 बार सैरोगेट मदर बनी। तब तो मैंने एक मशीन की भांति बच्चों को जन्म देकर पैसे देने वालों को पकड़ा दिया था। लेकिन अब सोचती हूं कि जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो उन्हें पालते हुए मुझे जरूर उन बच्चों की याद आ सकती है जिन्हें मैंने अजनबियों पर छोड़ दिया था। हो सकता है कि विचलित या व्यथित भी हो जाऊं, और ऐसा होना सचिन और उसके बच्चे के प्रति अन्याय होगा। अतः इससे बेहतर है कि यह स्थिति ही न आने दूं, यानी बच्चा ही पैदा न करूं। वैसे भी मेरी उम्र अब इसके उपयुक्त नहीं है। आप चाहें तो यह सब सचिन और उसके परिवार को बता सकती है। उनकी कोई भी प्रतिक्रिया मुझे स्वीकार होगी। ठीक है सिमरन, मैं मौका देखकर सबसे बात करूंगी। सपना ने सिमरन को आश्वासन दिया। सिमरन ने जो कहा था उसे नकारा नहीं जा सकता था। उसकी भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी था। सचिन के साथ तो खैर कोई समस्या नहीं थी। उसे तो सिमरन हर हाल में ही स्वीकार थी। लेकिन उसके घर वालों से आज की सच्चाई, यानी सैरोगेट मदर बन चुकी बहू को स्वीकार करवाना आसान नहीं था। उन लोगों को तो सिमरन की बड़ी उम्र बच्चे पैदा करने के उपयुक्त नहीं है कि दलील देकर समझाना होगा। सचिन के प्यार के लिए इतने से कपट का सहारा लेना तो बनता ही कविता। क्यों विभाष ने की अपनी पत्नी की हत्या? विभाष ने पक्का निश्चय कर लिया कि भले ही उसे नौकरी छोड़नी पड़े, लेकिन अब वह दिल्ली में बिल्कुल नहीं रहेगा। संयोग अच्छा था कि उसे नौकरी नहीं छोड़नी पड़ी। मैनेजमेंट ने खुद ही उसका लखनऊ स्थित ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया।
विभाष के लिए यह दोहरी खुशी इसलिए थी क्योंकि उसकी पत्नी लखनऊ में ही रहती थी। ट्रांसफर का ऑर्डर मिलते ही विभाष जाने की तैयारी में जुट गया। उसने पैकिंग शुरू कर दी। वह एक एक करके सामान बैग में रख रहा था। उसके पास 1 दर्जन से भी ज्यादा शर्ट थी। उन्हें रखते हुए उसे अंदाजा हो गया कि उसके पास लगभग हर रंग की शर्ट है, लेकिन उनमें नीले रंग की शर्टें कुछ अधिक ही थीं, क्योंकि अवनी यानी अवनी को नीला रंग ज्यादा अच्छा लगता था। शुरू शुरू में जब वह अवनी से मिलने जाता था, हमेशा नई शर्ट पहनकर जाता था। अवनी उसके सिर के बालों में अंगुलियां फेरते हुए कहती थी, विभाष, नीली शर्ट में तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। अवनी के बार बार कहने की वजह से ही नीला रंग उसकी पसंद बन गया था। शर्तों को देखते देखते उसने अपना हाथ सिर पर फेरा तो उसे अजीब सा लगा। वह अपना घर खाली कर रहा था। वह रसोई का सारा सामान समेट चुका था। फ्रीज में रखा जूस और ब्रेड भी खत्म हो गई थी। डाइनिंग टेबल पर रखी फलों की टोकरी भी खाली थी। सब चीजों को खाली देखकर उससे अपने भरे हुए बैग की ओर देखा। उसके मन में आया कि घर खाली करने में वह जितना समय लगाएगा उसे उतनी ही देर होगी। अभी उसके बहुत काम बाकी था, जिसके लिए उसे काफी दौड़भाग करनी थी। अभी उसने बैंक का अपना खाता भी बंद नहीं कराया था, लेकिन इसके लिए वह परेशान भी नहीं था, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा रकम नहीं थी। थोड़े पैसे पड़े थे, लेकिन एक बार बैंक मैनेजर से मिलने का उसका मन हो रहा था। बैंक मैनेजर से ही नहीं, अवनी से भी। दिल्ली आकर उसने नोएडा में अपनी नौकरी ज्वाइन की थी। तब फाइनेंस मैनेजर गुप्ता जी ने उसे बैंक के खास खास कामों की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जो उसने बखूबी निभाई थी। विभाष की कार्यकुशलता देखकर ही उसे बैंक के बड़े काम सौंपे गए थे। बैंक मैनेजर एमियत शर्मा से उसकी अच्छी पटती थी। शर्मा जी ने ही उसका परिचय अवनी से कराया था। इसके बाद बैंक के कामों को लेकर उसकी अवनी से अक्सर मुलाकात होने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। विभाष और बैंक अधिकारी अवनी की ये मुलाकातें जल्दी ही दोस्ती में बदल गई। कभी कभी दोनों बैंक के बाहर भी मिलने लगे। उनकी इन मुलाकातों में अवनी की अधिक उम्र, 3 साल के बेटे की मां होना और विधवा होने के साथ साथ लोगों की कानाफूसी भी आड़े नहीं आई। उनकी दोस्ती और प्यार गंगा में तैरते दिए की तरह टिमटिमाता रहा। मजे की बात यह थी कि दोनों का एक शौक मेल खाता था, कॉफी पीने का। उन्हें जब भी मौका मिलता, अट्टा मार्केट स्थित कॉफी हाउस में कॉफी पीने पहुंच जाते। कॉफी पीते हुए दोनों न जाने कितनी बातें कर डालते। उनमें मनीष की यादें भी होती थीं। मनीष यानी अवनी का ध्रुव की मस्ती का खजाना भी कॉफी की सुगंध में समाया होता था। मनीष के साथ शादी और उसकी छोटी छोटी आदतों का विश्लेषण भी कॉफी की मेज पर होता था। कभी कभी दोनों चुपचाप एक दूसरे को ताकते हुए कॉफी की चुस्की लेते रहते। उस समय दोनों के बीच भले ही मौन छाया रहता, लेकिन दिल कोई मधुर गीत गाता रहता। अवनी के गालों पर आने वाली लटों को विभाष एकटक ताकता रहता। उन लटों से वह कब खेलने लगा उसे पता ही नहीं चला। मनीष की बातें करते हुए अवनी के चेहरे पर जो भाव आते, वे विभाष को बहुत अच्छे लगते थे। ऐसे में एक दिन उसने कहा भी था, अवनी, तुम्हारी बातों और आंखों में बसे मनीष को मैं अच्छी तरह पहचान गया हूं, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में विभाष धड़कने लगा है। यह सुनकर अवनी की आंखों में अनोखी चमक आ गई थी। उसने कहा था, विभाष, मेरी और मनीष की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, पर हमारे प्यार के लय में लैला मजनू जैसी धड़कनें थी। यह कहते कहते उसकी आवाज गंभीर हो गई थी। उसने आगे कहा था, मेरा ध्रुव मेरे लिए मनीष के प्यार की भेंट है। अब वही मेरे जीवन का आधार है। विभाष की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही थी, इसलिए वह विभाष के साथ दिल्ली नहीं आ सकी थी। वैसे भी यहां विभाष की नई नई नौकरी थी। वह यहां अच्छी तरह जमकर अपना फ्लैट लेकर पत्नी को लाना चाहता था। अब उसे पत्नी के बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगने लगा था। एक दिन अवनी ने उससे पूछा भी था, तुम यहां से पत्नी के लिए क्या ले जाओगे? जवाब देने के बजाय विभाष अवनी को एकटक ताकता रहा। उसे इस तरह ताकते देख अवनी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे मेरे बुद्धू राम, तुम यहां से जा रहे हो तो पत्नी के लिए कुछ तो ले जाओगे। उसे क्या पसंद है? उसे रसगुल्ला बहुत पसंद है। विभाष ने कहा,
अवनी और जोर से हंसी। किसी तरह हंसी को रोककर उसने कहा, अरे रसगुल्ला तो पेट में जाकर हजम हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज ले जानी चाहिए जो महिलाओं को अच्छी लगती हो? विभाष को असमंजस में फंसा देखकर अवनी मुस्कुरा कर रह गई। कुछ दिनों बाद अवनी ने एक बढ़िया सी हरे रंग की साड़ी लाकर विभाष को देते हुए कहा, इसे अपनी पत्नी के लिए ले जाइए, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। विभाष कुछ देर तक उस साड़ी को हैरानी से देखता रहा। उसके बाद अवनी पर नजरें जमाकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह रंग मेरी पत्नी को बहुत पसंद है? तुम्हारी बातों से, अवनी ने सहज भाव से कहा। थोड़ी देर तक विभाष कभी साड़ी को तो कभी अवनी को देखता रहा। वह अवनी की दी गई भेंट को लेने से मना नहीं कर सकता था, इसलिए साड़ी लेकर अपने ऑफिस बैग में रख ली। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई। यह नजदीकी कोई और रूप लेती उसके पहले ही विभाष ने वह समाचार प्रेमिका के लिए पत्नी की हत्या पढ़ा। ऐसे में उसका घर ही नहीं, जिंदगी भी बिखर सकती थी। वह भूल गया था कि यहां रहकर वह अवनी से दूर नहीं रह सकता। इसीलिए उसने वापस जाने का निर्णय लिया था। उसके बॉस उसके काम से खुश थे, इसलिए उसे अपने लखनऊ स्थित ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था। इस तरह उसकी नौकरी भी बची रहती और वह अपनी पत्नी के पास भी पहुंच जाता। उसने अलमारी से अवनी द्वारा दी गई साड़ी निकाली। कुछ देर तक साड़ी को देखने के बाद उसने जैसे ही बैग में रखी, डोरबेल बजी। कौन हो सकता है? उसने सबके पैसे तो दे दिए थे, अपने जाने की बात भी बता दी थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने अवनी को खड़ा देख हैरान रह गया। वह इस वक्त आ सकती है, उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वह उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कह सका। अवनी उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। विभाष उसे देखने के अलावा कुछ कह नहीं सका। अवनी के अंदर आते ही जैसे एक तरह की सुगंध ने उसे घेर लिया। उस सुगंध ने उसके मन को ही नहीं बल्कि देह को, खासकर आंखें को घेर लिया था। उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि अवनी उसके कमरे में उसके साथ मौजूद है, जबकि अवनी उसका हाथ थामे उसके सामने खड़ी थी। कि अवनी रसोई के पास आकर बोली, कॉफी है या वो भी खत्म कर दी? अब तक विभाष को घेरने वाली मनपसंद सुगंध हट गई थी। उसने आंखें झपकाते हुए कहा, नहीं नहीं, कॉफी की शीशी अपनी जगह पर रखी है। कहता हुआ विभाष अवनी के पीछे पीछे किचन में आ गया। उसने किचन की छोटी सी अलमारी से सारा सामान समेट लिया था, लेकिन कॉफी की शीशी और चीनी रखी थी। उसमें से कॉफी की शीशी निकालकर अवनी के हाथ में रख दी। अवनी कॉफी बनाने लगी तो वो बाहर आ गया। अवनी कॉफी के कप लेकर कमरे में आई तो विभाष वहां नहीं था। उसे कॉफी की सुगंध बहुत पसंद थी। वह वहां से चला गया। यह सोचते हुए अवनी कॉफी से निकलती भाप को देखती रही। पल भर बाद विभाष हाँफता आया तो उसके हाथों में मोनेको और मेरी गोल्ड बिस्किट के पैकेट थे। अवनी ने कहा, आज तो बिना बिस्किट के भी चल जाता, जो आदत है वह है, उसके बिना कैसे चलेगा? विभाष ने कहा, तुम्हारे बिना तो अब चलाना ही पड़ेगा। अवनी ने कहा। इसी के साथ दोनों की नजरें मिली। जैसे बिना गिरे कोई चीज व्यवस्थित हो जाए, उसी तरह उनकी नजरें व्यवस्थित हो गई थी। अवनी ने पूछा, अभी तुम्हारी कितनी पैकिंग बाकी है? लगभग हो ही गई है, तो आज आखिरी बार साथ बैठकर कॉफी पी लेते हैं। कहते हुए अवनी कॉफी के दोनों कप लेकर बालकनी में आ गई। वहां पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हुए अवनी ने कहा, तुम्हें यहां आए कितने दिन हुए? विभाष ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, करीब 1 साल मुझे अच्छी तरह याद है। तुम्हें यहां आए 11 महीने 10 दिन हुए हैं। अवनी ने कहा, तुम्हारे आने से जिंदगी जीने के लिए मुझे एक साथी मिल गया था। मैं मनीष की यादों के साथ जी रही थी और आज भी जी रही हूं, पर तुमसे दोस्ती होने के बाद हमारी यानी मेरी और मनीष की यादों का बुढ़ापा जाता रहा। हम कितनी बार कॉफी हाउस में साथ साथ बैठे, ध्रुव को लेकर पार्क में बैठे, वहां बैठकर डूबते सूरज को साथ साथ देखते रहे। कितने मनपसंद काम साथ साथ किए। अवनी, तुम ये बातें इस तरह बता रही हो जैसे कविता पढ़ रही हो। विभाष ने कहा। उसे अवनी के मुंह से ये सब कहना अच्छा लग रहा था। अपनी दोस्ती भी तो एक कविता की ही तरह है। अवनी ने आंख बंद करके कहा, मुझे लगता है कि अपनी इस दोस्ती को कविता की ही तरह रखना है तो हमारा अलग हो जाना ही ठीक है। इतना कहकर अवनी खड़ी हो गई। विभाष ने उसका हाथ थामकर कहा,
मैं तुम्हारी बात को ठीक से समझ नहीं सका। जरा अपनी बात को इस तरह कहो कि समझ में आ जाए। विभाष, तुमने मुझे जितने भी दिन दिए वे मेरे लिए यादगार रहेंगे। मैंने तुम्हें अपने मन मंजूषा में संभाल कर रख लिया है। ये थोड़ा मनपसंद समय और लंबा खींचता तो उसे समय की नजर लग सकती थी। उसमें न जाने कितनी झूठी सच्ची बातों और घटनाओं का टकराव होता। तुम्हारी शादी अनीशा से हुई है। तुम सुख से उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करो। मैं अपनी जिंदगी मनीष की यादों और ध्रुव को पालने पोसने में बिता लूंगी। वादा करो कि तुम मुझे कभी ईमेल नहीं करोगे। जब कभी मेरी याद आए, अनीशा का हाथ पकड़कर अस्त होते सूर्य को देखना और प्यार की छोटी छोटी कविताएं पढ़कर सुनाना। अपना जीवन सुखमय बनाना। इतना कहकर अवनी ने विभाष के गाल पर हल्के से चुंबन करते हुए कहा, विभाष, मुझे तो प्यार की मीठी कविता होना है, महाकाव्य नहीं।